जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा। जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, कल बदल कर दिखाऊंगा। इसी जज्बे के साथ जुड़े रहिए। सुप्रभात, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका नित्य क्लासेस में। मैं हूं डॉक्टर ललित। दोस्तों, आपको बता दें, आज के सेशन में जैसे कि आप जानते हैं हम बात करने वाले हैं अपने ईवीएस के सेशन को लेकर के। और ईवीएस का ये सेशन होगा जिसमें हम 21 तारीख के पेपर को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि 21 तारीख का पेपर कैसा आया था और क्या क्या हमसे पूछा गया था। नमस्कार है सभी को जनाब, सभी को मेरा प्यारा नमस्कार है। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल। और अब बात करते हैं बिना किसी देरी के। लगातार दोस्तों हमारे सेशन जारी हैं। जैसे आप जानते हैं कि सुबह 6 बजे ईवीएस हम आपको पढ़ा रहे हैं। ईवीएस मॉर्निंग में 6 AM हो रहा है। सीडीपी के प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको शुरू करा दिए जाएंगे मंडे से, जिसमें सुबह 10 AM और साथ में हिंदी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जो हो रहा है शाम को 5 PM। और 7:30 PM पर मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम प्रीवियस के क्वेश्चंस को पेपर 2 के शुरू करने वाले हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी बढ़ा दें। तो चलो करते हैं शुरुआत। भाई एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मुझसे पढ़ा हुआ मैथ समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप जरूर कर दें, मैथ्स बाय ललित। सर लगाओ मत लगाओ, मैं देख रहा हूं कितने साथी ऐसे जो इसको लिख लेंगे फटाफट, मैथ्स बाय ललित सर या मैथ्स बाय ललित। तो देखेंगे आपका जवाब। वो आज भेज दूंगा, भूल गए होंगे, श्रम मैंने भेजी थी सारी चीजें। जल्दी से एक बार टाइप कर दो कमेंट में गुड मॉर्निंग, तो हो गया है सबका। बस इस बात के आधार पर मैथ्स बाय ललित सर या मैथ्स बाय ललित, तो मैं चाहूंगा आप लोग एक बार मुझे सपोर्ट करें, देखूं कौन कौन है। या वेरी गुड, थैंक यू सीमा जी, शुक्रिया, वेरी गुड। मैम, अरे मैम मारेंगे मुझे प्रिंस, नहीं वो चेंज नहीं होगा सिद्धि। थैंक यू वेरी मच, सभी लोगों ने सपोर्ट किया। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद, शुक्रिया। अब चलते हैं आगे और आपका प्यार मुझे मिल चुका है तो शुरू करते हैं कहानी को। और आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 21 दिसंबर 2021 इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर, जिसमें पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर था, ये रहा। एक डॉक्टर का घर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर का घर जो है वो एक्स पर स्थित है, उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं, उसके बाद वो एक्स को ठीक पूर्व में 500 मीटर दूरी पर है। फिर वह बी पर जाने के लिए जो ठीक ए के दक्षिण में 400 मीटर दूरी पर है। फिर वे सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वो अपने अस्पताल पर पहुंच जाते हैं जो ठीक उत्तर में 80 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है, ये आपको बताना है। और ये मैंने आपको दिशा संबंधी सवाल बताए हैं, इनको सॉल्व कैसे करना है ये मैंने आपको समझाया भी था। तो बता देते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है और आसानी से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलो करते हैं, आप लोग भी तैयारी करो और मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। डी ऑप्शन मुझे यहां पर मिल गया है, सबसे तेज किसका आंसर है, लेकिन आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। देखते हैं कैसे होता है। जब मैंने बताया आपको कि यहां पर अगर आप इसको सॉल्व, इंग्लिश में आ गए हैं क्योंकि सॉल्व नहीं होता इसलिए मैंने इसको इंग्लिश वाले सेशन को आगे रखा है। आप जानते हैं ना, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण अपोजिट में, राइट हैंड पर पूर्व और लेफ्ट में होता है पश्चिम। और जब भी आप घर की बात करेंगे तो घर की दिशा क्या होगी, ये वाली। तो यहां पर उसका घर है, ऐसे मानेंगे ये एक्स है जहां उसका घर है। तो ये तो उसने बोला अस्पताल वाई पर है, पता नहीं कहां देखेंगे बाद में। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, तो डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में। अब देखो एक्स के पूर्व में क्या है यहां पर, तो वो ए पर पहुंच गए, 800 मीटर है ना, कितना था ये, 500 मीटर, सॉरी, ये 500 मीटर पहुंच गए पूर्व की तरफ। अब क्या हुआ, अभी वो यहां पर है, अब क्या हुआ, ए हो गया यहां पर। उसने क्या बोला, फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में। अब दक्षिण में कहा, यहां पर, यानी वो इधर को चलेंगे ना, कितना, आप कहेंगे 400 मीटर, तो ये 400 मीटर इधर को चल गया, ऐसे यहां से दक्षिण नीचे की तरफ है ना, तो 400 मीटर यहां हो गया और ये पॉइंट पहुंच गया बी, ये हो गया 400। अब क्या हुआ, फिर वह सी पर जाते हैं जो ठीक बी के पश्चिम में। अब बी के पश्चिम में इधर हो गया ना, इधर की तरफ को कितना चले, 90 मीटर, 90 मीटर वो यहां पर चले ऐसे। अब वो यहां पर है,
अगर वो यहां पर है तो भाई ये एक्स उसने क्या कहा है, तो अस्पताल के सापेक्ष, ये अस्पताल है, अस्पताल के सापेक्ष घर की सही दिशा। आप देखो, अगर आप एक्स के सापेक्ष वाई को देखेंगे तो घर है ना, यहां उल्टा समझिएगा, और ये क्या है, ये है अस्पताल। इस बात को ध्यान रखिए, हम गलती कर देते हैं, हम कह रहे हैं एक्स के सापेक्ष तो ये दक्षिण पूर्व में है, लेकिन आपको इसकी स्थिति नहीं पूछी गई है, इसके सापेक्ष में इसकी स्थिति, तो इसके अपोजिट क्या होगा, ये वाली दिशा, वो कौन सी है, उत्तर पश्चिम। तो अगर राइट ऑप्शन आप ए दे रहे हैं तो सही जवाब उत्तर पश्चिम। क्लियर है, तो समझ में आई कहानी क्या है। तो ये सवाल किसका है, दिशा संबंधी प्रश्न, जो आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। पहले सवाल में समय लगा हो तो थोड़ा समय जानना पड़ेगा, क्योंकि हमें सवाल को समझना है। और ये ईवीएस में बहुत बच्चों ने सवाल को गलत किया था, क्यों, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि यह पूछा है, तो उन्होंने एक्स के सापेक्ष में वाई बता दिया कि इसका ये जो हमारा दक्षिण पूर्व होगा, लेकिन दक्षिण पूर्व इसको लगा देंगे, लेकिन वो गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के संकेत होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एन इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट इन एनवायरमेंटल स्टडीज। टू रिमेंबर, टेक्स्ट बुक्स, पेपर पेंसिल टेस्ट, या कॉपरेशन और सहयोग। इनमें से कौन से होने चाहिए ये आपको बताना है, और हमें पूरा विश्वास है कि भाई आप जो है हमें जरूर बताएंगे। आकलन के सहयोग, कौन सा पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए, क्या आप उसका संकेतक हैं। याद रखिए किसकी बात हो रही है, आकलन, असेसमेंट की। और जवाब देने में आप बहुत निपुण हैं, बहुत ही खूबसूरती से आपका जवाब मुझे मिल जाता है, और सही जवाब डी बिल्कुल। क्योंकि अगर आप बात करते हैं आकलन के संकेत, असेसमेंट इन एनवायरमेंट, तो ये स्मरण करना तो हो ही नहीं सकता पाठ्य पुस्तक के आधारित या पेपर पेंसिल प्रश्न नहीं। कोऑपरेशन यानी सहयोग की भावना कितनी है, आप दूसरों के साथ जुड़ करके, क्या देखो जैसे आपकी 6 थीमें हैं, आप जानते हैं ईवीएस में टोटल 6 थीमें, परिवार मित्र हैं, तो आप कैसे दूसरों के साथ सहयोग करते हैं वो यहां पर असेसमेंट में आता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर आपने डी जवाब दिया है वो बहुत ही खूबसूरत जवाब है। तो सेशन को भी शेयर करते रहो, लाइक करते रहो अपने साथियों के साथ, जिससे सब लोग सवालों को समझ पाए। एक और सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पीपल इन गुजरात ईट चपाती विद दाल एंड एड शुगर टू द दाल। यानी नीचे दिए कथनों पर विचार करें, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। कश्मीर के लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं, और गोवा में लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। इनमें से सही कथन कौन कौन से हैं ये आपको लगाना है। सुबह सुबह नाश्ते के टाइम पर ऐसी अच्छी डिश मैं आपको बता रहा हूं, तो मुझे बताइएगा। देखिए आपको बता दें सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, तो लेट्स सी जवाब क्या मिलेगा, और ये आपको बता दें, जवाब समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। यहां पर बता दें, गुजरात में एक खास बात है, गुजराती लोग हमेशा चाहते हैं कि भाई आपको हर चीज में स्वीट दी जाए। तो अब कोई भी चीज लेंगे तो आपको खरीदारी करते समय आप नमक भी लेंगे तो शायद आपको स्वीट वो दे देंगे अलग से। तो गुजरात के लोग स्वीट खाते हैं ज्यादा, तो ये ऑप्शन तो सही है कि गुजरात में जब भी लोग दाल से चपाती खाते हैं, दाल में मीठा मिला लेते हैं। केरल में मैंने कल टैपियोका के बारे में बताया था ना, जिसको साबूदाना कहा जाता है, वो केरल में ही पाया जाता है, जिसको गरीबों का खाना भी मैंने बताया था। टैपियोका का मतलब क्या है, गरीबों का खाना। तो गरीबों का खाना भी टैपियोका कहा जाता है, जो एक कसोवा पेड़ है उसकी जो जड़ है उनको निकाल के बनाया जाता है, ये भी सही है। कश्मीर में नारियल का तेल नहीं आता, नारियल का तेल कहां था, गोवा में आता है ना। तो कश्मीर के लोग जो है वो नारियल के तेल में नहीं, सरसों के तेल में बनी खाते हैं, गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी मछली खाते हैं। ये गलत है दोनों, तो ये दोनों उल्टे लिखे हैं, इसलिए राइट ऑप्शन सी ए और बी केवल सही स्टेटमेंट होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक और लाइक करते रहो भैया, बढ़ाते रहो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग strategies can used in meaningful way by an environmental study teacher in class 5th subtopic speak building। यानी इनमें से कौन सी युक्ति है भाई जिसके द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें, एक उपविषय मतलब क्या होता है, थीम के अंदर सब थीम, भाई थीम तो है, जैसे मान लिया हमने घर, हमारे आवास हैं, उसके अंदर जो है सब थीम है। तो उन्होंने कहा बोलती इमारतें पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती हैं, मानचित्र और चित्र के द्वारा, व्याख्यान और चर्चा के द्वारा, सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा, और बच्चों को नारे लिखने को कहना। इनमें से कौन सी तरीके से आप इन चीजों को संपादित कर सकते हैं, सवाल ये है। और अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर
मानचित्र के और चित्र के द्वारा आप घर की स्थिति बता सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। आप व्याख्या और चर्चा के आधार पर नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आप भाई बोलती इमारतों की बात करेंगे तो आपको चित्र और मानचित्र का उपयोग करना पड़ेगा, और आप सर्वे और संचालन के उपरांत, यानी आपने सर्वे किया, देखा कहाँ अच्छी बिल्डिंग है, उसके साथ आप उस पर चर्चा कर सकते हैं, ये भी ठीक है। और बच्चों को नारे लिखने के लिए कहने से तो कोई तात्पर्य ही नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? केवल ए और सी। ये बी और डी गलत जवाब है। अगर आप इसका ऑप्शन नंबर ए चूज कर रहे हैं तो एकदम सही चूज कर रहे हैं। ए बी और डी नहीं नहीं नहीं, डी नहीं होगा। नारे लिखने से कैसे हो जाएगा? नारे लिखने से आप बोलती इमारतों की बात कर रहे हैं, बोलती इमारतों पर नारे का संबंध क्या हुआ? प्रश्न को पढ़ो। आप किसी के प्रति जागरूकता अभियान चला रहे हैं, आप इन्वायरमेंट में अगर कह रहे हैं भी पानी बचाओ, पेड़ बचाओ, तो वहां नारे लिखना सही है, लेकिन सवाल समझो, शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है कौन सी उपविषय जो है? बोलती इमारत, स्पीक बिल्डिंग्स। तो स्पीक बिल्डिंग में नारे का यूज नहीं है, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन क्या है? केवल ए और सी। गलती ना करें, आगे बढ़ते रहें। ओ माय गॉड, कितना सुंदर प्यारा सवाल आपको दिया है भाई। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट: लेक, वाटरफॉल, पॉन्ड, हिल, रिवर, विच वन ऑफ द डिफरेंट फ्रॉम द अबव। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। नदिया किनारे, तालाब किनारे, झरना, झील, ये सब चीजें आपने देखी होंगी, नहीं तो सुनी होंगी। इनमें से कौन सी सबसे अलग है? झरना, झील, पहाड़ी और तालाब। और जवाब क्या होगा जनाब? देखेंगे आपका क्या आंसर मिलता है मुझे खास। और यहां पर सवाल देने में आप गलती नहीं करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है और हमें उम्मीद है। आप सभी जानते हैं कि झरना में पानी, झील में पानी, तालाब में पानी, और पहाड़ी में पानी नहीं होता। पहाड़ी भूमि के ऊपर होती है, जबकि तालाब, झरना, नील गड्ढों में होते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो सही जवाब आपने एकदम सही सोचा होगा, राइट ऑप्शन सी है इसका बिल्कुल सही जवाब, पहाड़ी। एक और सवाल, नेपेंथीस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार किया। नेपेंथीस जानते हैं ना, यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेंढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। पौधों के बारे में बात हो रही है। हाँ, बहुत बढ़िया। दूसरा ऑप्शन है, यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता। तीसरा है, यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, जिसका मुंह पत्तों से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह में ऊपर पहुंचते ही सब फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। तो नेपेंथीस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ए और डी, ए और बी, ए बी सी, या ए सी और डी? नेपेंथीस शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको उसके दर्शन जरूर करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। तो भाई आपने कहा है यह पौधा हमारे, बिल्कुल सही बात है, सत्यम एकदम सही जवाब दिया है। यह पौधा हमारे देश में पाया जाता है। तो स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि तो हमारे देश में पाया जाता है। कहां पाया जाता है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये हमारे देश में पाया जाता है। और दूसरी बात है, यह पौधा आवाज निकालता है? बिल्कुल नहीं, यह पौधा मोहक आवाज नहीं निकालता। ये चुपचाप बैठा रहता है, चुपचाप होता है, और जैसे को कीड़ा मकोड़ा उसके पास आता है उसको तुरंत फंसा लेता है, उसका शिकार कर देता है। और एक घड़े जैसा आकार का होता है, उसमें घड़े जैसे आकार में कोई भी चीज अगर गिर जाती है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा फंस जाता है और वो तुरंत जो है उसको हजम कर जाता है। इसलिए राइट ऑप्शन ए होगा, ए एंड डी। बहुत बढ़िया जवाब, ए एंड डी इसका सही जवाब होगा। आपने एकदम सही पहचाना है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं कैसा होता है। देखो ये होता है ऐसा, जैसे यहाँ पर चूहा देख रहे हैं ना, ये इसका आकार है, इसके टहनियों पे लगे होते हैं। चूहा आया, इस पर बैठा और वो गिर गया। हालांकि इसकी और भी प्रजाति पाई जाती है नेपेंथीस की, मैं वो भी दिखा देता हूं कि किस तरह से शिकार करता है। हाँ बिल्कुल, मेघालय में पाई जाता, बहुत बढ़िया अभिनय, मेघालय में। अरे क्या बात है। दूसरा अब देखो, ये भी इसी प्रजाति में आता है। देखो एक यहाँ पर ये खुला हुआ है, मेंढक इसके अंदर आया और तुरंत ने इसको बंद कर दिया, मेंढक का सारा रस पी गया, ठीक है ना। तो इस तरह का ये पौधा, ये प्रजाति है जिनको आप कीट भक्षी पौधे भी कहा जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, जालिम पौधे हैं ये, इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इज दैट क्लियर? समझ में आया कैसा होता है? तो चलिए एक और सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट सुटेबल फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन एनवायरमेंटल स्टडीज? इनमें से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? सवाल को समझिएगा, उपयुक्त नहीं पूछा, कम उपयुक्त, यानी सबसे लेस कौन सा है लेवल? बंद उत्तर वाले प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, सृजनात्मक प्रश्न, या विस्तृत उत्तर, यानी क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, क्रिएटिव क्वेश्चन, एक्सटेंडेड क्वेश्चंस। इनमें सबसे कम उपयुक्त आपको कौन सा लगता है? देखेंगे आपका जवाब सबसे कम उपयुक्त
तो यहां पर क्या बात है, सब लोगों ने एक बात कह दी, लाइक नहीं मिल रही मुझे, क्या बात है। याद रखिएगा, जब भी आप ईवीएस की बात करते हैं भाई, बंद उत्तर वालों का मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि बच्चे सिर्फ एक चीज पर फोकस करेगा कि इसका आंसर क्या होगा, एक फिक्स्ड आंसर होगा, तो उसकी सोच जो है संकुचित हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना, ईवीएस हो चाहे कोई भी विषय हो, हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उसकी सोच ब्रॉड हो, वो डाइवर्जेंट सोचे नहीं, वो बहुत सारी चीजों को सोचे। तो उसके लिए मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं, इनको ओपन एंडेड कहते हैं। तो बंद अंत वाले प्रश्न सबसे कम उपयुक्त होते हैं, जो बच्चे की थिंकिंग को आगे बढ़ाते हैं। क्रिएटिव क्वेश्चन तो हमेशा बढ़िया होंगे, और जो एक्सटेंडेड क्वेश्चन होते हैं, विस्तृत प्रश्न होते हैं, वो मुक्त अंत वाले ही होते हैं। क्योंकि बच्चा जब लिखता है, जैसे आप क्या कहते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो वो क्या होता है, क्लोज एंडेड। लेकिन जब बच्चे को बोलने का मौका मिलता है, उसकी बुद्धि को परखने का मौका मिलता है, तो वो हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन को करता है। तो राइट ऑप्शन अगर आपने ए चूज किया है तो एकदम सही चूज किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ श्री राम, कर दीजिएगा लाइक गुरुजी। अब तो नाम ले, अरे नाम तो मैंने स्टार्टिंग में ले लिया था श्री राम, आप कहाँ रहते हैं। Which of the following is a sub theme of suggested theme of the curriculum of environmental and studies? इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को सुझावित की थीम का उप थीम है। यानी अब मैं थीम की उप थीम की बात कर रहा हूं, अभी मैंने बताया था ना। हालांकि मैं आपको बता दूं, एनवायरमेंट पढ़ते समय अगर आपको थीम पता लग गई, थीम कौन कौन सी है, तो सब थीम अपने आप समझ में आ जाएंगी। किस थीम के अंदर कौन सी सब थीम आएगी, अपने आप समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। तो पहले थीम समझ लो कौन सी है, उसके बाद सब थीम भी समझ में आएंगी। तो आपने मुझे जवाब देने का प्रयास किया है, इनमें से कौन सी सब थीम है, किसी थीम के अंदर थीम, और आप बता रहे हैं मुझे सब थीम आएगी। बिल्कुल सही है, पौधे और जानवर। क्योंकि आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं, परिवार मित्र, ये सब हमारी मेन थीम है। तो पहले देख लेते 6 थीम कौन कौन से समझेंगे। एनसीईआरटी के द्वारा कक्षा 3 से 5 तक जो पर्यावरण अध्ययन है, उसके 6 थीमों में डिवाइड किया गया है। पहला है परिवार मित्र, यानी जहां बच्चा रहता है वो अपने दोस्तों के साथ फैमिली में रहता है। उसके बाद रहेगा तो भाई ऐसा तो है नहीं कि व्रत पर रहेगा कि आज मेरा फास्ट है, मम्मी पापा के साथ रहता हूं मैं, नहीं ना। तो उसे खाने की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो परिवार मित्रों के साथ खेल के आया, तो घर पे आया तो क्या जरूरत पड़े, खाना। खाना खाया, खाना सूखा नहीं खाया जाता, उसके पानी की भी जरूरत पड़ती है भैया, तो वो पानी भी पिएगा। पानी के बाद कहां रहेगा, परिवार मित्र के साथ बाहर तो खेल लिया, वो घर चाहिए ना रहने के लिए, तो भाई घर ले लिया। उसके बाद क्या, चलो चलो आज घूमने, भाई घर में बच्चा रहता है तो मम्मी पापा से कहता है ना संडे में पिकनिक पे चलो, मम्मी मुझे पिकनिक पे चलना है, वहां चलना है, तो चलो भाई कहाँ चलते हैं। उसने बनाया कि प्लान चलेंगे, चलो कहाँ, हम जाएंगे जी मनाली, कुल्लू मनाली घूमने जाएंगे, है ना, हम जाएंगे लद्दाख। मम्मी बोली ना ना बेटा वहां चलेंगे, क्या कहते हैं, राठेश्वर धाम चलेंगे। बच्चे को तो मन ही मर जाएगा। और उसके बाद आता है हाउ वी कंस्ट्रक्ट द थिंग्स, हम चीजों को कैसे बनाते हैं, है ना। तो उन चीजों को कैसे हम बनाते हैं उस पर यहां पर चर्चा होगी। तो ये 6 थीम है, ठीक है ना। बात समझ में आई। परिवार मित्र, भाई मेरे साथ परिवार है, मित्र हैं, मैं खाना खाता हूं, पानी पीता हूं, रहता हूं घर में। उसके बाद रोटी कपड़ा और मकान, ऐसे मान सकते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान हमें आवश्यकता है, और हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो इनके अंदर अब देखो, जैसे भी हमने कहा परिवार मित्र, भोजन पानी आवास यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं, इन सब के ये मेन थीम है, इसके अंदर अलग थीम है। काम और खेल पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम की थीम में शामिल नहीं है। काम और खेल, कहते हैं ना, खेल पर्यावरण में नहीं आता, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने इसको नोट कर लिया। एक और, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी एन इफेक्टिव रिसोर्स फॉर बिल्डिंग नॉलेज फॉर चिल्ड्रन इन एनवायरमेंट स्टडीज। रियल लाइफ इवेंट्स, कम्युनिटी मेंबर, द बाउंड्री वॉल ऑफ द क्लासरूम एंड चिल्ड्रंस यूजेस फॉर लोकल रिसोर्सेज। वास्तविक जीवन की घटनाएं संसाधन है कि नहीं है, समुदाय सदस्य, कक्षा की 4 दीवारी, और बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग। इनमें से आपको क्या लगता है कि सबसे कम उपयुक्त कौन सा होना चाहिए, ये आपके समक्ष है, और हमें उम्मीद है जवाब आसानी से मिल जाएगा। और आपके जवाब यहां पर मैं देख रहा हूं, यहां पर डी ऑप्शन सबसे ज्यादा मुझे मिल रहा है, सी और डी, सीओडी के बारे में बात हो रही है। अरे स्थानीय संसाधन का उपयोग आप कैसे कह सकते हैं, और गलत ऑप्शन मुझे डी बताया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, नहीं ऑप्शन नंबर सी, केवल सी। आप बच्चों को स्कूल की 4 दीवारी में कैद नहीं कर सकते, 4 दीवारी में कैद नहीं कर सकते। बच्चे को ओपन एनवायरनमेंट देना है, और बच्चे को बताना है कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। क्योंकि बच्चे को आपको क्लास की बाहरी चीजों से भी जोड़ना होता है, तो कक्षा की 4 दीवारी को आप नहीं कह सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। एक और सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू ऑर्किड ग्रो बे लीव स्मॉल कार्डमोम
बिग कार्डमोम एंड ब्लैक पेपर, यानी जो छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, काली बेलीफ जानते हो ना, इसको जिसको तेज पत्ता, मैं तो बचपन में इसको तेजपाल का पत्ता कहता था, तेजपाल का पत्ता, जो सब्जियों में खाने में डालते हैं फ्रेगनेंस के लिए। और काली मिर्च कहाँ उगती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल। और ये सबको पता होगा कि इसका मतलब क्या होना चाहिए। इसका मतलब सीधा है, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी मिर्च मसाले, इलायची विलायची होते हैं ना, लौंग इलायची काली, सब कहां से? केरल में होते हैं, वहीं इनके लिए पर्याप्त एनवायरमेंट है। तो राइट ऑप्शन केरल अगर आप दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। पीपल का ना, पीपल का पत्ता नहीं है वो शशि पीपल का पत्ता नहीं होता, वो तेजपात का पत्ता होता है। एक्चुअली मेरे पड़ोस में तेजपाल रहता था, जब मेरी माता जी ने पहली बार कहा कि बेटा तेजपात का पत्ता लिया, तो बोले तेजपाल के पास कौन से पत्ते हैं? तो मैं तेजपाल के पास चला गया था कि तेजपाल चाचा पत्ता दे दो। तो मतलब फिर मुझे पता लगा तेजपाल नहीं, वो तेजपात है। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल। देखो ये सवाल, देखो ये सीटेट 16 दिसंबर में भी सवाल, सेम सवाल पूछा गया था, देखना सेम सवाल है जो सीटेट 2016 में भी पूछा गया था। सिंपल, तो यानी आवास, हमारे आवास मेन थीम से सवाल है। मोलन गांव असम के घर, लद्दाख के घर, मनाली हिमाचल प्रदेश के, और राजस्थान के घर। ये घर जो है मैंने आपको बताए थे, आपको याद होगा है ना, ये घर मैंने आपको बताए थे। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कि जहां पर आपको मिलान करना है? और ये मैं आपको बता चुका हूं कि भाई असम में घर कैसे होते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखना 16 दिसंबर में इन्हीं क्वेश्चन रिपीट भी हुए थे पेपर्स में। तो देखेंगे जवाब आपकी तरफ से क्या मिलता है, और तेजी से देंगे। मेलानगांव, असम के घर कैसे होते हैं मैंने बताया। असम में क्या होता है, असम के घर बांस पर खड़े होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पानी आता रहता है, बाढ़ होती रहती है, तो नीचे घर में पानी घुस जाता है, इसलिए उसको बांस पे बनाते हैं। लद्दाख में जो है सारे पत्थर पहाड़ हैं, तो वहां पर पत्थर के घर होने चाहिए। मनाली में बर्फ पड़ती है, तो बर्फ में कैसे होते हैं? ऊपर ढालू वाले घर होते हैं, जिससे कि बर्फ पड़े तो नीचे आराम से फिसल जाए। और राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए वहां पर क्या होते हैं? मिट्टी के घर होते हैं, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? अरे आपने तो एकदम सही जवाब देने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ शायद आप कर रहे हैं। इसका सही जवाब बी, लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका सही जवाब बी नहीं होगा। राइट आंसर इसका डी होना चाहिए। तो डी इज द राइट आंसर। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, सेम सवाल दोबारा ऐसे आया है। डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। तो असम के गांव, एक मिनट, थर्ड वाला ना बांस के ऊपर, मैं दिखा देता हूं एक बार। ये असम के गांव है, के घर हैं। असम में घर ऐसे बनाए जाते हैं, देखो ये खाली घर था, उसके बाद उसमें पानी आया तो पानी नीचे रह गया, आदमी आराम से ऊपर सामान के साथ सुरक्षित है। इसमें लेह लद्दाख में घर कैसे होते? क्योंकि पत्थर के घर होते, क्योंकि वहां देखो पत्थर है, सब जगह पत्थर ही पत्थर है, पत्थर क्योंकि वो पहाड़ है तो पत्थर से बने घर है। मनाली में इस तरह के ढालू वाले घर होते, बर्फ पड़ती है तो नीचे गिर जाती है रपट के, बाहर इकट्ठा नहीं होता। इसके साथ ये राजस्थान के घर हैं, जहां पर लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, क्योंकि मिट्टी की प्रकृति होती है, अगर बाहर से लू या गर्म हवा आएंगी तो उसको ठंडा कर लेती हैं, वो अंडर नहीं कर पाती अंदर। इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, राइट ऑप्शन इस सवाल का था ऑप्शन नंबर डी। अगर आप देंगे तो समझ, इसलिए मैं आपको रिप्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूं, जिससे कि गलती ना हो। प्रणाम, कैसे हैं गौरव? ठीक है ना, सही से देखो। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप लोगों के जवाब मिलते रहेंगे तो बात बनती रहेगी। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता? मीनिंगफुल लर्निंग इन एनवायरमेंट स्टडीज कैन नॉट टेक प्लेस, यानी एनवायरमेंट में नहीं हो सकता। इसका नहीं का ध्यान रखना है आपको जब सवाल देंगे। किससे और कहानियों द्वारा, बच्चों को श्रवण आधारित सीखने में शामिल करके, बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर देकर, या प्रत्येक प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछ करके। इनमें से किसके द्वारा नहीं हो सकता है? तो नहीं पर जवाब बल दिया गया है, और शायद आप जानते हैं इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि एनसीएफ ने कहा है कि एनसीएफ को पढ़ो। एनसीएफ क्या कहता है कि रटना और याद करना थोड़ा सा पाप है, और जो रट के गड़े उसके घर में सांप है, जानते हो ना। इसीलिए याद रखिएगा, इसीलिए यहां पर भाई लाइक बड़े कम है, लाइक तो कम से कम इन वीडियोज पर ज्यादा होने चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? आप बच्चों को याद करने में शामिल करके नहीं सार्थकपूर्ण समझा सकते। याद करना, स्मरण पर आधारित सवाल हमेशा बच्चा भूल जाता है, और एनसीएफ इसके खिलाफ है, ठीक है ना। उसको कॉन्सेप्चुअल चीजें समझ में आनी चाहिए, याददाश्त पर नहीं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सरदार नायाब साहब कैसे हैं आप? एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वेयर इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल कुडुक? अब देखो कुडुक फिर से पूछा गया ना, यानी ये भी 16 दिसंबर को पूछा गया सवाल था।
कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, झारखंड, मणिपुर और मेघालय। तो यानी आपको, अगर आप इनको पढ़ेंगे, मेरा यह मानना है पर्सनली, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो थैंक यू ज्योति जी, लाइक कर दी है, शुक्रिया जी। तो अब राजेश एकदम सही कहा आपने, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो ये देख लो आपको बहुत फायदा देंगे। और कुड़ुक कहाँ की भाषा है? ये आप जानते हैं कि ये तो झारखंडवा की भाषा है भैया। तो कुड़ुक देखो, कुड़ुक झारखंड, हिंदी, बंगाली, नागपुरी, खोटा, पंच परगनिया, कुड़मली यहाँ की प्रमुख भाषाएं। इसके अलावा यहाँ पर कुड़ुक, सांथाली, मुंडारी, भूमिज बोली जाती है। मिजोरम की भाषा मीजो या मिजोरम की एक प्रमुख भाषा है जिसको लुशाई भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल में हिंदी और अंग्रेजी का बहुत साथ है, हालांकि संस्कृत थोड़ी बहुत यूज कर लेते हैं। और असम की भाषा असमिया या असमिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, पीछे वाले क्वेश्चन में डी रॉन्ग है, इसमें डी नहीं नहीं नहीं। देखो, ये जो आप बता रही हैं ना रेशो, प्रत्येक उपकरण के प्रारंभ मुख्य प्रश्नों को पूछकर, यानी आप बच्चों को प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई आप मुझे बताओ आपके उसके बारे में क्या पता। बच्चे बोलेंगे नहीं पता है। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं बिना पढ़े, मैंने पूछा इस प्रश्न का आंसर बताओ, तो मैंने बिना पढ़ाई पूछा ना, तो आप आंसर देते हैं कि ये वाला इसका आंसर ऐसा होना चाहिए। तो उससे टीचर को नॉलेज हो जाती है कि कितनी नॉलेज क्लास में मुझे कहां से शुरू करना है। ठीक है रेशो, तो वो गलत नहीं होगा। ओके, चलिए एक और सवाल। रेगिस्तानी ओक नाम के पेड़ के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? Which of the following statement is not true about the tree called desert oak? तो यह अपने तने में जल संरक्षित करता है, यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है, इसकी जड़ें उथली होती हैं, इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं। It's conserve water in its stem. It is more than 8 meter height. Its roots are shallow and it has thorn inside of leaves. तो देखेंगे आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल आपके समक्ष, इनमें से कौन सा आपका लगता है सही कथन नहीं है? तो देखेंगे आपका जवाब, और यहां पर मुझे ऑप्शन मिल रहा है सी 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 सी। क्या बात है, और आपके जवाब मुझे मिल रहे हैं सी सी सी। और आपको बता दूं, राजस्थानी ओक, किसी का भी जवाब सही नहीं होगा, मुझे उम्मीद है आपसे इस बारे में। राइट ऑप्शन है ए, यह गलत स्टेटमेंट है कि अपने तने में जल संरक्षित करता है, ये जड़ों से ही चल लेता है, तने में संरक्षित नहीं करता। ठीक है ना, तो ये जवाब गलत दे दिया है आपने, ऑप्शन नंबर ए इसका गलत ऑप्शन है कि अपने तने में जल संरक्षित करता है, यह गलत स्टेटमेंट है। ठीक है ना, बता देते हैं, ये पौधा ऐसा होता, आप देख पा रहे होंगे, इस तरह का पेड़ पौधा होता है जिसके अंदर पत्तियों की जगह इसमें ये कांटे झाड़ियां जैसे होते हैं, और ये तने में जल संरक्षित नहीं करता है, इसको ओक बोलते हैं। ठीक है ना, तो सभी का थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। In the case of which of the following disease, doctors advise patient to eat jaggery, आंवला and green leaf vegetable? नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियां खाने की सलाह देता है? डेंगू, चिकनगुनिया, अनीमिया और मियादी बुखार। इनमें से किसके बारे में आप समझते हैं कि जब हरी सब्जी खाओ और आंवला खाओ, विटामिन सी होता है आंवले में, फाइबर होता है, इसके साथ साथ हरी पत्तियों में भी बहुत फाइबर होता है, आयरन होता है, विटामिन होते हैं। तो इनमें से सलाह दी जाती है कि कौन से में सबसे ज्यादा सलाह डॉक्टर देता है कि आपको ये खाना है इस बीमारी में, जब ये बीमारी हो जाए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? और आप कहेंगे ऑप्शन होगा, हाँ बहुत बढ़िया, आयरन की कमी, एनीमिया। तो राइट ऑप्शन क्या है? मैंने बताया ना भाई, आयरन होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। एनीमिया होने पर आपको सलाह दी जाती है कि आप हरी पत्ती खाएं, हरी पत्ती वाली सब्जी खाएं, है ना, आंवला खाएं। लेकिन चिकनगुनिया होता तो क्या करते हैं? चिकनगुनिया में कहा जाता है आप विटामिन सी से भरपूर चीजें खाएं, जिससे खट्टी मीठी चीजें जिसके अंदर विटामिन सी आदि चीजें होती हैं, है ना। तो ये सब चीजें खाने की सलाह, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एकदम सही जवाब दिया। आप तो डॉक्टर भी बन गए भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, श्री राम, श्री राम क्या प्रॉब्लम हुई है? ध्यान से पढ़ाइए, मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। एक मिनट, श्री राम का कुछ कमेंट है। श्री राम आप, जी श्री राम का कुछ प्रॉब्लम है, 14 मैंने बैक कर दिया, क्या प्रॉब्लम है श्री राम? हाँ बीमारी, जी जी जी, 14 क्वेश्चन कर दिया है, मैं क्या ध्यान से नहीं पढ़ा रहा हूँ श्री राम? लिखने से पहले थोड़ा सोचते हैं, अब क्या लिख देते हैं समझ में नहीं आता। ये एक ओपन कमेंट होता है, क्या प्रॉब्लम है सवाल में, क्या दिक्कत आई? सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें क्या समस्या है?
इसमें रेगिस्तानी ओक, मैंने तो इसमें आपको नहीं, मैंने इसमें तो आपको बताया नहीं देश के बारे में। मैंने इसमें क्या आपको मैंने कहीं बताया? मैंने तो सिर्फ आपको बताया कि राजस्थानी ओक नाम का पेड़ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। मैंने तो आपको नहीं बोला ये ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में पाया जाता है। हाँ तो फिर इसमें क्या है? ठीक है भाई। सवाल एक और, बच्चों को सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो क्या है? मैंने आपको बताया था पोर्टफोलियो का मतलब क्या है जी। ओके श्री राम, एक बार चेक करिएगा पेपर में तले में पानी होगा नहीं होगा। तो क्वेश्चन को 2 बार करा दिए सर, ये 3 बार हो रहा है। अच्छा ठीक है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, पानी पाया जाता है। तो क्वेश्चन जो आपको मिला है उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ ओके 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 ओके, वेट ए मिनट वेट ए मिनट। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेट ए मिनट वेट ए मिनट, बात पूरी करने दो। क्वेश्चन नंबर 14 था ना? हाँ कंडीशन ये है, हाँ भाई श्री राम एक मिनट रुको। ये 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है, ये राजस्थानी ओक है, इसमें पाया जाता है। इस पर आयोग ने कंट्रोवर्सी दिखाई है, यानी इसमें क्या है, ये अपवाद वाला प्रश्न था। आप पूरा करने दें, मैं भूल गया इस बात को बताना। इसमें अपवाद वाला क्वेश्चन था ये। हाँ पानी पाया जाता है, ठीक है ठीक है ठीक है, डोंट वरी। इस प्रश्न पर अपवाद था, आयोग ने इसका उत्तर माना था ए। ठीक है ना, अभी मैंने ध्यान दिया इस पर आयोग ने उत्तर दिया था ए, जबकि वो सही जवाब था। इसलिए आयोग ने इनमें से 1 और 2 जो भी जिसने सही किया था उस पर पूरे मार्क्स दिए थे। तो ये डिस्क्रिपेंसी में क्वेश्चन आया था। ओके अभी ठीक है ना, इसको बात को बताना भूल गया आपको। तो इसमें ए ऑप्शन आयोग ने माना है, लेकिन वो गलत है क्योंकि तने में पानी पाया जाता है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही माने थे, 1 और 2 बाद में आयोग ने इस पर आपत्ति जताई थी। ठीक है ना? हाँ तो इसमें जो ये दोनों ही ऑप्शन इसके लिए सही नहीं माने गए थे, इसलिए इसको आयोग ने जिसने 1 और 2 दोनों में से कोई भी लगाया था उसको सही कर दिया था। सी सही है, ठीक है ना? क्लियर है अब? ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी? तो मैंने बता दूं, इसमें जो आपने क्या था, इसमें एम्बिग्युइटी पाई गई थी। जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया था, 2 ऑप्शन लगाया था, उन दोनों को ही आयोग ने सही माना था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये सवाल गलत दिया था आयोग ने। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें जो इसकी जड़ें होती हैं वो उथली होती है क्योंकि अपने जल को संरक्षित करता है, ये सही बात है। ठीक है, इसकी जड़ें उथली होती हैं, इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, ये भी सही बात है। और ये 8 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं, तो इसमें एम्बिग्यूटी है। इसमें राइट आंसर कोई भी नहीं है राजीव, इसमें सारे जवाबों को सही माना गया था। ठीक है शिवम, सॉरी श्रीराम, क्लियर है अब? डन है? ठीक है चलो अब आगे बढ़े। 16 बच्चों को सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो क्या है ये मैंने आपको बताया था, पोर्टफोलियो का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो का मीनिंग क्या है, ये दोनों लास्ट वाले सही हैं वैसे, लेकिन आयोग ने इस पर दोनों ऑप्शंस को सही माना है कि दोनों ही नहीं होंगे, वो गलत दिया है। ठीक है, तो बच्चों को सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा पोर्टफोलियो मैंने कल भी आपको समझाया था, फिर बता देता हूं जी। अब मैं, हाँ बिल्कुल समझ गया मैं, उसको मैंने जो ना ध्यान नहीं दिया कि इसको आयोग ने क्या माना था, वो मेरे माइंड से स्लिप हो गया पढ़ाते पढ़ाते, और मुझे याद आ गया बाद मैंने देखा तो इसमें तो वही एक चीज और थी जी। क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने की प्रगति को आंकने के लिए मैंने पोर्टफोलियो क्या बताया था कि अगर आपको मैं जंगल किसी बगीचे में भेजूं, आप बगीचे में हैं और बगीचे में जाने के बाद आपको मैंने कहा इसमें तरह तरह के फल लगे हैं, तो आप कौन से फलों को चूज करेंगे? ये मैंने कल भी आपको समझाया था कि इनमें से आप कौन से फलों को चूज करेंगे। तो आप अपनी टोकरी में सिर्फ वही फल रखेंगे जो बहुत अच्छे हैं, स्वादिष्ट हैं, जिनमें ज्यादा जो आपको चाहिए, जो आपकी विशेषताओं को दर्शाते हैं। तो पोर्टफोलियो सेम टू सेम वही काम करता है। और पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या है भाई, बच्चों को सीखने की प्रगति को एक संचय मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रतिष्ठित और समर्थ बनाता है, सही बात है। सिर्फ 1 वर्ष में बच्चों के स्कूल में उनकी उपस्थिति संबंध कथन, बिल्कुल गलत है, क्योंकि पोर्टफोलियो सिर्फ 1 वर्ष के लिए डिटेल स्टडी नहीं है, यह गलत स्टेटमेंट होना चाहिए। और
बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है, ये सही बात है। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए बी डी। लगा दें ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी एक साथ समूह यानी जिसे झुंड कहा जाता है उसमें रहते हैं। साथियों में के एक झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियां अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं। हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं। इसके पश्चात वे अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं। इनमें से सही कथन क्या है? हाथी और हथनियों के बीच के झुंड की बात हो रही है, तो आपका जवाब क्या होगा इसके लिए? देखेंगे भाई इनमें से क्या आपका सही जवाब है। तो लेट्स सी, देखेंगे क्या हाथियों के झुंड में सिर्फ हथनियां रहती हैं? और आपका जवाब मुझे मिल रहा है क्लास बफर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आप देने की कोशिश करेंगे, मुझे विश्वास है। सी ऑप्शन भी मिल रहा है मुझे। और मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब ऑप्शन ए बी सी डी आप देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं सही जवाब क्या होगा। ये सही बात है, हाथियों के झुंड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। तो हाथी कहां जाएंगे? ये गलत स्टेटमेंट होना चाहिए ना भाई। हाथियों के झुंड में तो सिर्फ ऐसा थोड़ी कि सिर्फ है। और आपको बता दें ये स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि साथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, लेकिन हथनियों के झुंड में कितनी भी हथनियां अपने बच्चे। यही गलत है कि वहां लिमिटेड हथनियां ही रह सकती हैं, ऐसा नहीं कोई भी हथनी आके उसमें रहने लगेगी। ये भी सही है, गलत है। और हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहता है, ये गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसमें जो आपके सामने स्टेटमेंट दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग आपके ए और बी ही केवल सही स्टेटमेंट हैं, बाकी दोनों लास्ट वाले गलत स्टेटमेंट हैं। तो राइट ऑप्शन लगा दें ए और बी, इनको गलत कर दें तो सही जवाब क्या होना चाहिए? ए और बी। तो जो लोग बी ऑप्शन चूज किए हैं वो एकदम सही जवाब है। गुरुजी हम आपको मैसेज किए थे, पढ़ाई की बात किए थे ना कि पढ़ाने की। हाँ ओके ओके श्रीराम, डोंट वरी। अरे नहीं नहीं श्रीराम, डोंट वरी। हाँ ओके 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 ओके, डोंट वरी। हाँ वो मैंने ध्यान कर लिया। आई एम सॉरी, मुझे सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैंने गलत किया है तो मैं उसको राजस्थानी ही पढ़ गया था, ठीक है ना। चलो क्लास समझ में आया है, ए और बी सही है। एक और सवाल नहीं। नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति जिसकी आंख मानवों की भांति सामने की ओर होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इज वन हुज आईज आर इन फ्रंट ऑफ लाइक ह्यूमन? कलचिड़ी, उल्लू, बीवर पक्षी या रजनिंग चिड़िया? इसको दार्जिलिंग चिड़िया भी बोलते हैं। तो देखेंगे आपका जवाब मुझे क्या मिलता है इस प्रश्न के लिए। तेजी से देने की कोशिश करेंगे आंसर। राइट ऑप्शन क्या है? जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है। और सभी जानते हैं, अगर मैं आपको कलचड़ी दिखाऊं, कलचड़ी इस तरह की होती है जिसकी आंखें चोंच बीच में और दोनों आंखें अलग अलग दिशाओं में होती हैं। उल्लू को देखें तो आदमी की आंखों जैसी बिल्कुल फ्रंट पे होती हैं। बात करते हैं बीवर पक्षी की भी आंख, जिसको हम आपके गांव में पंडाक्ती बोलते थे, इसकी भी आईज मुंह के दोनों तरफ होती हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं लास्ट की दार्जिलिंग चिड़िया, इसकी भी आईज ऐसी होती है जो दोनों तरफ होती हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? उल्लू। उल्लू की जो आंखें हैं वो मानव की भांति मानव की तरह होती हैं। ओके चलो एक और सवाल, आपको समझ में आया है ये। सीसीई, अकॉर्डिंग टू सीसीई सेल्फ असेसमेंट इन एनवायरमेंटल स्टडीज रेज टू। सीसीई के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित किससे है? सीखने के आकलन से, सीखने के अंदर आकलन से, सीखने के लिए आकलन से, या सीखने के समान आकलन से? किसके लिए संबंधित माना जाता है? आपको जवाब देना है। सीसीई के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन यानी सेल्फ असेसमेंट किससे है? और राइट ऑप्शन मिल रहा है मुझे क्या? ए बी सी डी के रूप में। और देखेंगे जवाब समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब सही देंगे। पर्यावरण से सेल्फ असेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं बाकी टीचर असेसमेंट कर रहा है एफएएस से, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैंने पूछा सेल्फ असेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या है? सेल्फ असेसमेंट हमेशा होता है लर्निंग इक्विवेलेंट असेसमेंट, यानी हम क्या करते हैं? सीखने के समान आकलन करते समय स्व आकलन करते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। सीखने का आकलन नहीं होगा, या सीखने के अंदर आकलन नहीं होगा, या सीखने के लिए आकलन नहीं होगा, वो मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होना चाहिए? एनवायरमेंटल स्टडीज इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग प्रिंसिपल? ग्लोबल टू जनरल, टेंजिबल टू इंटेंजिबल, इंटेंजिबल टू टेंजिबल, फ्रॉम नोन टू अननोन?
वैश्विक तो सामान्य, ये हालांकि विशेष भी हो सकता था। मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त या अज्ञात से ज्ञात, इनमें से पर्यावरण अध्ययन किस विधि पर आधारित होना चाहिए, ये आपको बताना है। और आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज आपको पढ़ाई जाती है तो हमेशा याद रखिएगा, ना 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 ना, वो आगमनात्मक विधि होती है जहां पर बच्चा नियम निकालता है। तो पर्यावरण में नियम वो मैथमेटिक्स में पढ़ाते हैं। देखिए, वो मैथमेटिक्स की टर्म है जहां पर बच्चा विशेष से सामान्य की तरफ करके जनरलाइजेशन करके नियम निकाल लेता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, हमेशा बच्चों को हम क्या करते हैं, थिंग्स अराउंड अस, जो चीजें हमें दिखती हैं, जिनको हम बनाते हैं, जो भी चीजों को मूर्त रूप से हम देखते हैं, बिल्कुल सही। एनवायरमेंटल स्टडी करते समय आपको मूर्त से अमूर्त पर अध्ययन आधारित होता है। जो चीजें आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हीं के आधार पर आप इनटेंजिबल चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एक और सवाल, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे को लिए संवेदनशील मुद्दे जैसे लिंग भेद पर अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। In environmental studies, issues related to the children such as gender discrimination can be meaningfully addressed. कैसे कर सकते हैं? व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके, व्याख्यान का आयोजन करके, बातचीत के मध्य यानी बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके, या प्रदर्शनी एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज करके। इनमें से कैसे कर सकते हैं ये आपको समझना है। कि अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको मुद्दे बताने हैं, लिंग भेद, जेंडर बेस को समझाना है, उस जेंडर बेस के लिए अब क्या करेंगे? विनय अभी बताता हूं, विनय अभी वापस बताता हूं, लास्ट में बता दूंगा, डोंट वरी विनय, याद रखिएगा, मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, ठीक है ना? मैं नोट कर लेता हूं। तो सवाल का जवाब क्या होगा? बच्चों में पर्यावरण अध्ययन के लिए संवेदनशील मुद्दे जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संचालन किससे कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी भी चीज को संपादित करना चाहते हैं, उनके मुद्दों को डिस्कशन करना चाहिए ना भाई। ऐसा मुद्दा है जिसको आप डिस्कस करके बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके नहीं, आप बातचीत करें बच्चों से कि भाई लिंग भेद जैसे मुद्दा है, उसका अर्थपूर्ण संपादन करना है, मुझे उसका मीनिंगफुल डिस्क्रिमिनेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, हमें उसको खत्म करना है, मतलब उसकी बुराई करनी है एक तरह से। तो वो क्या है कि भाई ये गलत चीज है, तो हम बच्चों से बातचीत का संचालन करेंगे, और जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, एकदम सही जवाब है। एक और सवाल, And environmental studies teachers help children in the conducting an experiment on how food precious. Which of the following would not be objective of process-based learning in this experiment? भोजन जिस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा? उद्देश्य नहीं होगा। अब देखो फिर वही बात आ गई, अगर मैं उद्देश्य नहीं होगी बात करूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। अभी सवाल मैंने बताया था 1 मिनट पहले कि अगर आप सोचते हैं कि क्या नहीं होगा, और एनसीएफ साफ मना करता है कि याद करना नहीं है, आपको याद नहीं करना है। अगर आप याद करेंगे तो फंस जाएंगे, तो याद नहीं करना है, इसलिए स्मरण करना गलत होगा। ये सीखने का उद्देश्य नहीं होता है। बच्चा एक्सपेरिमेंटल करके सीखेगा, बच्चा असेसमेंट करेगा, बच्चा एनालिसिस करेगा, वो एकदम सही बात है, लेकिन याद नहीं करेगा। मेमोराइज करना गलत होगा, ठीक है ना? बहुत ही बढ़िया तरीके से जवाब, लाइक भी करते रहो, बढ़ाते रहो आगे बातों को। एक और सवाल, कक्षा 5 की पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा। जैसे जो भोजन हम खाते हैं उसको कौन पैदा करता है? ये मुख्य प्रश्न बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है, बच्चों को सीखने की प्रक्रियाओं में सहायता करनी है, बच्चों की स्मरण आधारित कौशल के विकास की सहायता करती है, या शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपको लगते हैं इस मुख्य प्रश्न के बारे में सही होने चाहिए? तो देखेंगे आपका जवाब मुझे क्या मिलता है, और मुझे उम्मीद है कि जवाब जरूर सही मिलेगा। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? रोट लर्निंग। हाँ, रोट लर्निंग तो करनी ही नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल सही बात है, बिना स्मरण करना गलत है। तो देखेंगे आपका जवाब क्या मिलेगा, और हमें उम्मीद है बी 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 बी, सब लोग बी कह रहे हैं, क्या बात है। और आप लोग बी कह रहे हैं तो मैं डिनाई कैसे कर सकता हूं? एकदम सही बात है, ए और बी। स्मरण तो करना ही नहीं है, अभी मैंने बताया। और कक्षा में आप भाई किसी चीज के बारे में बात करते हैं कि बताओ बच्चों हमें खाना भोजन कहां से कौन उगाता है, तो इसमें आप बताइए अनुशासन बनाए रखने वाला कौन सा काम हो गया? नहीं है ना। इसमें क्या होता है, बच्चों की सोच बढ़ती है और बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में वृद्धि होती है। तो राइट ऑप्शन ए और बी एकदम सही होंगे, बाकी गलत है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों के आंसर्स मुझे आते हुए। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
विद रेफरेंस टू माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारे देश का भाग है, पहला ऑप्शन। दूसरा है इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है, लगभग इतनी है, लगभग 900 हो चुकी है, पहले कम थी। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 को दोपहर को गाड़ा गया था। इसका सही कथन बताना है कौन सा है, और आप सभी जानते हैं ये क्या है और माउंट एवरेस्ट पर क्या है, तो शायद आपको समझ में आ जाए। तो जवाब क्या होगा, और हमें उम्मीद है कि आपका जवाब हमें एकदम सही मिलेगा जी। राइट ऑप्शन क्या है, देखते हैं आपके जवाब, और आपका ऑप्शन सी मुझे मिल रहा है। क्या बात है, आपने कहा सी ऑप्शन सही है, ए, बी और सी। तो आपको बता दें इसमें आपका जवाब थोड़ा सा गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इज नॉट द राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओनली बी और सी। ठीक है, ओनली बी और सी। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी और सी। वो कैसे बता देते हैं, बी और सी। पहली बात, ये हमारे देश का भाग नहीं है। अब यहां देखिएगा, ये हमारा माउंट एवरेस्ट है, देख रहे हैं ना, शायद आपको देख पा रहे होंगे, इट्स विजिबल ना, ये हमारा माउंट एवरेस्ट है। अब देखो ये नेपाल आया, तो ये माउंट एवरेस्ट का नेपाल में और चीन की बाउंड्री पर लगा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि भारत में माउंट एवरेस्ट नहीं है, तो ये तो गलत, इंडिया में नहीं है। ये जो पर्वत है हिमालय वो तो बाउंड्री पर है, लेकिन माउंट एवरेस्ट की चोटी नेपाल में मानी गई है। ठीक है ना, इस बात को समझ गए आप, मैंने इसलिए आपको मैप भी दिखा दिया है। दूसरी बात क्या है, तो ये तो गलत हो गया, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, लेकिन वो 8,900 मीटर के इक्विवेलेंट हो उसको माना गया है। और दूसरी बात, बछेंद्री पाल जो थी भारत की पहली महिला थी, यानी और पूरे विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने इस पर चढ़ाई की थी, उनको भी दिखा देते हैं। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है ये कौन, बछेंद्री पाल। और एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही है। 24 मई 1954 को ये पैदा हुई। 6:20 AM पर 23 मई 1984 को उन्होंने ध्वज लहराया था वहां पर जाकर के, सुबह 6:20 पर 23 मई 1984 को। इसलिए 23 मई 1994 को नहीं है, वो 84 को लहराया गया था। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बात क्लियर है, सबको समझ में आया स्टेटमेंट। तो इसमें ये स्टेटमेंट गलत है, ये और ये, बी और सी सही है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 है। आगे बढ़े, सुबह थोड़ा जल्दी मुझे भी रहता तो तेज पढ़ा रहा हूं, माफ करिएगा। ये क्वेश्चन में एक दूसरा क्वेश्चन था जिसमें डिस्क्रिपेंसी आई थी, यानी इसमें गलती थी सवाल में। अब इसमें आपका जवाब क्या होगा मैं जानना चाहूंगा। दांडी यात्रा भारत की आजादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना घटी थी 1927, 1940, 1932, 1913। ये सवाल था पेपर में जो गलत सवाल था, यानी ये सेम टू सेम ऐसा लिखा था, इसमें एक डिस्क्रिपेंसी है, यानी इसमें गलती है सवाल में। तो ये सवाल को सभी को पूरा नंबर दिया गया था। हाँ, इंडिया की पहली महिला है। तो देखेंगे जवाब 1930 में, बिल्कुल। तो ये सारे ही ऑप्शन गलत थे, इसलिए इसमें संपूर्ण नंबर सबको दिया गया था। सही क्या है, दांडी यात्रा जो थी वो 22 मार्च 1930 22 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी, जिसे ब्रिटिश नमक अधिकारी के खिलाफ प्रतिरोध और अहिंसक विरोध को प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला। इस मार्च का एक अन्य कारण यह था कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन को एक मजबूत उद्घाटन की आवश्यकता थी, जो अधिक लोगों को गांधी जी के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करे। इसलिए इस यात्रा को दांडी यात्रा, गुजरात में इसको चलाया गया था दांडी यात्रा के नाम से, और 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होकर के 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई थी। इसलिए यहां पर जो दिया गया सवाल है वो गलत है, और ये आयोग ने गलत सवाल दिया। देखो, गलती आयोग से भी होती है, जहां पर पूरे इंडिया के बेस्ट लोग बैठते हैं, हमसे भी हो सकती हैं, तो इसके लिए हाँ, दिल पर बोझ मत रखिएगा, ठीक है ना, इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन था 1930 में, कोई भी सही नहीं था, तो आयोग ने 1 नंबर सबको मुफ्त में बांट दिया था। एक और सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ टीचिंग एनवायरमेंट स्टडी एट द प्राइमरी लेवल? इनमें से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों में सिर्फ सत्यात्मक कौशल का विकास करना, और बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास करना। इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य माना जाता है? ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। हम बस अबाउट टू फिनिश हैं, और सवाल का जवाब आपकी तरफ से है, और देखेंगे आपका अध्ययन का कौन सा उद्देश्य है, और ये सभी जानते हैं उद्देश्य क्या है, और मुझे उम्मीद है आपका जवाब एकदम सही मिल रहा है, एकदम करेक्ट आंसर आप देने की कोशिश करेंगे। क्यों?
क्योंकि बच्चों को पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूक करने का जो उद्देश्य है वो मेन है। जैसे पर्यावरण बचाओ, पेड़ बचाओ, पौधे बचाओ, जल संरक्षण करो, ये सब के पर्यावरणीय मुद्दे हैं। क्योंकि ये वो विरासत है जो प्रकृति ने हमें दी है और भविष्य में उनको स्थानांतरित करना हमारी जिम्मेदारी है अपनी आने वाली पीढ़ियों को। तो उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, तो ये क्या है, पर्यावरण मुद्दों पर बच्चों को जागरूक करना, ये प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। इसीलिए पर्यावरण उद्देश्य ये हर जगह है। आप बीए में कई बार देखा होगा, आपने बीए बीकॉम बीएससी करते हैं, उसमें भी आपको पर्यावरण पढ़ाया जाता है, एक ऐच्छिक विषय के रूप में होता है, और आप कहते हैं पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं इसको। उसका उद्देश्य यही है कि आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाएं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। एक और सवाल, कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। पता नहीं, मुझे एक समझ में नहीं आया, जितने भी प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं सब लोग पता नहीं कहां हमेशा यहां से गुजरात से सूरत से नागरकोइल ही जाते हैं, पता नहीं क्यों, क्या बात है। आपने देखो नागरकोइल जाते हैं सब लोग। तो 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 बजे नागरकोइल पहुंच जाती है। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच की ट्रेन मार्ग 2200 किलोमीटर है, तो इसमें बन जाने में ट्रेन की औसत चाल क्या थी। तो देखेंगे औसत चाल क्या है, और आपने आंसर भी दे दिया मुझे, क्या बात है, 55 किलोमीटर। अरे क्या बात है, अब तो मैथमेटिक्स भी आपको मुंह जबानी हो गया है, क्या बात है। देखो समझो, आपको क्या होता है, अगर मैं स्पीड की बात करता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस गिवन है, टाइम कितना लगा, टाइम निकाल लो। अब देखो 29 सितंबर को वो चली कितने बजे, सूरत से 20:45 पर चली, और 1 अक्टूबर को पहुंची। अब 29 के बाद 30 चला होगा, 1 अक्टूबर आया होगा, कब पहुंची, 12:45 पर। इसमें अगर मैं 8 घंटे जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, ये 20:45 हो जाएगा। तो कितना हो गया भाई, 20:45 से यहां के 20:45 कितने हुए, 24 घंटे। 24 दूनी 48 में 60, तो 40 घंटे टोटल लगे उसको, 40 से लगेंगे ना। तो टोटल क्या हुआ, 2200 में मैंने 40 का डिवाइड कर दिया, तो 4×5 20, 4×5 20, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी एवरेज स्पीड होगी। इज दैट क्लियर। चॉइस आपकी। अब जैसे गुड मॉर्निंग मन्नत, कैसी हैं आप, इज दैट क्लियर। हाँ, कोई बेंगलोर नहीं जाता, पता नहीं क्या बात है पारुल। आगे बढ़े, आगे समझे, चलिए आसान सवाल था, आपने समझा। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर ही रहा, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। अरे कितना आसान सवाल है। द एडजेसेंट स्टेट ऑफ गुजरात आर महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से, ये तो बहुत कॉमन सवाल है और आपको शायद पता होगा इसका आंसर क्या हो। गुजरात के आसपास जो गुजरात की सीमा को टच करते हैं, मतलब ये भी है कि गुजरात की सीमा को टच करने वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, और ऑप्शन मिल रहा है बी और डी। तो बता दें, आपको समझा देते हैं, यहां पर आ जाते हैं। हमारा गुजरात ये है, मुंह खोल के इधर को देखता है बेचारा वो। तो गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में देखिए कौन कौन से राज्य हमारे पास पड़ते हैं। देख, गुजरात की सीमा को राजस्थान टच करता है, मध्य प्रदेश एमपी टच करता है और महाराष्ट्र। तो 3 राज्य हैं जो गुजरात की सीमा को टच करते हैं। गुजरात को राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 स्टेट हैं जो गुजरात को टच करते हैं। 3 कौन कौन से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को चूज किया है वो एकदम बढ़िया आंसर दिए। मैं लाइक करते रहो, लाइक में इतनी कंजूसी ना होनी चाहिए। एक और सवाल लें, 29वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। बच्चों को सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है, यानी द डिस्क्रिप्शन ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग प्रोसेस इज रिकॉर्डेड बेस्ड। किस पर रिकॉर्डेड बेस्ड होते हैं, मौखिक यानी ओरल टेक्निक्स होती हैं, अभिन्यास यानी लेआउट टेक्निक होती है, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन टेक्निक होती है, प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट टेक्निक। बच्चों को अब डिस्क्रिप्शन देखते हैं, बच्चों का उनकी लर्निंग का प्रोग्रेस देखते हैं, वो किसके आधार पर देखते हैं। सवाल बड़ा आसान है और राइट ऑप्शन तो बहुत ही आसान मिल जाएगा। और आप कहेंगे सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट नहीं होगा। याद रखिएगा, हमेशा ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग ही होती है। आप बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, तो दैट इज ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित किस पर होते हैं, ऑब्जर्वेशन पर, क्योंकि बिना ऑब्जर्वेशन के आप मेजर नहीं कर सकते ना। ऑरली थोड़ी पूछ लेंगे कितना काम हो गया तेरा, बच्चे थोड़ी पूछ लो कितना काम हुआ। तो ये ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स होती हैं। बहुत बढ़िया मासूम राहुल, सी ऑप्शन दिया आपने, वेरी गुड। एक और सवाल है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी ए फीचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी। इनमें से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की जो है वो फीचर नहीं है। यह बाल केंद्रित है, क्या ये हो सकता है कि बाल केंद्रित ना हो,
ये तो फीचर है ना बाल केंद्रित होना। भाई अब तो संक्षिप्त तो कहता है ना बाल केंद्रित शिक्षा हो, है ना। तो ये तो गलत लिखा है यहाँ पर, क्योंकि स्टेटमेंट सही है। ये एकीकृत विषय है, ये भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। मतलब इसके अंदर पर्यावरण अध्ययन के अंदर विज्ञान भी आता है, सामाजिक विज्ञान भी आता है, आता है नहीं। ये एक विषय क्षेत्र, ये ऑप्शन गलत है, ये गुण नहीं होना चाहिए, क्योंकि विषय क्षेत्र नहीं है ना। तो ये गुण नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप इसे पर्यावरण के, क्योंकि पर्यावरण एक विषय नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बो पैक है, जिसके अंदर आप एसएसटी भी पढ़ते हैं, आप इसमें ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, आप इसमें साइंस भी पढ़ते हैं, आप इसमें बायोलॉजी भी पढ़ते हैं ना। और ये रेफरेंस है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये रेफरेंस यानी एक दूसरे के सहारे को लेकर जुड़ता है और चलता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई सबको? तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब। दिस इज ए सब्जेक्ट एरिया, ये सब्जेक्ट एरिया नहीं है, ये सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन समझ में आया। तो भाई आपको समझ में आया होगा सवाल, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करते रहें डेली शाम को। अब सुबह 6 AM में पढ़ाता हूँ ईवीएस के पेपर, शाम को अभी 10 बजे सीडीपी के मैडम पढ़ाती है कामनी मैम, शाम को 5 बजे हिंदी का प्रीवियस पेपर हिंदी का होता है, और 7:30 पर आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा। जितने भी टीएलएम है, आज हम टीएलएम के बारे में बात करेंगे, जो भी टीएलएम यूज करते हैं गणित में, सारी टीएलएम्स को पढ़ेंगे विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिससे कि आप भूले ना। और आपको पक्का मुझे पता है टीएलएम से कम 5 से 7 नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो शाम को टीएलएम पर बात करेंगे। और इसमें शायद विनय को एक सवाल समझ में नहीं आया था। अच्छा मत पढ़ाते मीनाक्षी, शुक्रिया। शायद आपको एक सवाल समझ नहीं था, हाथी हथनियों वाला कौन कह रहा था? शायद मुझे कहा था किसी ने, मैं इस बार एक बार देख लेता हूं उसको। कराएंगे, ज्ञानाक्ष उनको भी कराएंगे, डोंट वरी, उन पर भी काम चल रहा है। एक्चुअली ना वो बनाने पड़ते हैं सारे। हाथी हथनियों वाला सवाल कौन सा था? ये था, देखो इसको समझा देते हैं हाथी हथनियों वाले पे। तो हाथी के विषय में नीचे के कथनों पर विचार करना है। हाथी एक समूह में रहते जिसमें, जिसे झुंड कहते हैं, ये बात एकदम सही बात है। जिस हाथी जहां रहते हैं उसको झुंड के नाम से जाना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो सही है, ये समझ में आ गया होगा। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि साथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। अगर आप हाथी है, साथी नहीं है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे रहे, बिल्कुल है, उनके झुंड में हथनी और बच्चे रहेंगे, और कौन रहेगा? ये बात भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट था हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियां अपने बच्चों, ये गलत है। एक झुंड होता है जिसको, जैसे परिवार होता है ना, जैसे उनका भी एक झुंड होता है, तो जो झुंड की हथनियां उन्हीं के बच्चे उसमें रह सकते हैं, अदर झुंड की हथनियां अपने बच्चों के साथ नहीं आ सकती। मतलब किसी पड़ोस की औरत को, यानी पड़ोस की महिला को कोई अपने घर में नहीं रख सकता, घर वाली महिला नाराज हो जाएगी। ऐसे ही हथनियों को पड़ोस वाली हथनियां पसंद नहीं है। फीमेल ऑलवेज भी सेम और मेल ऑलवेज भी सेम, है ना। तो मेल तो चाहता है कि पड़ोस वाली फीमेल भी हमारे साथ रहने लगे आके, लेकिन महिला नहीं चाहती ना। इसी वही हाथियों में भी है कि पड़ोस वाली हथनी कैसे आ जाएगी मेरे घर में, दूसरी हथनी नाराज हो जाएगी ना, इसलिए। और हाथी 4-5 वर्ष तक आयु होने तक ही झुंड में रह सकते, ऐसा नहीं है। हाथियों के जो बड़े बड़े झुंड है वो सब उसमें रहते हैं, बड़े होने तक भी हाथी उसमें रहते हैं, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन समझ में आया। चलिए तो लाइक कर दीजिएगा, और मुलाकात करेंगे इस मैडम के साथ 10 बजे। तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और आपसे मुलाकात होगी अब शाम को 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और साथियों को शेयर करते रहिए भाई, क्योंकि टारगेट ये है मैंने कहा ना, मेल ऑलवेज भी मैन, ऑलवेज भी मैन। राहुल तो रख लेंगे, लेकिन भैया जो तुम्हारी राम प्यारी होंगी वो तो नहीं रखने देंगी। अल्प नहीं सही पा चलिए, शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, एंड जय हिंद जय भारत। टेक केयर, हैव फन गाइस, नमस्कार।